Good morning all of you, dear student। ऑर्डिनरी एजुकेशन चैनल पर आपका एक बार पुनः से स्वागत है। आज हम लोग साइंस विज्ञान में फिजिक्स का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हैं और हम लोग विज्ञान में कुल 600 प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला देख रहे हैं जो 650 प्रश्न लगभग हैं और ये 3 वीडियो में कवर किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरा पार्ट है जिसमें 351 से लेकर के लगभग 550 या 500 कुछ प्रश्न तक होंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पर आएंगे, फिर लास्ट में हम लोग फिजिक्स में बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे। समय को ध्यान में देखते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 351 नंबर, 351 के पहले सभी प्रश्न हो चुके हैं और 351 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है, जो कि धरती पर करना असंभव है? ये है 10⁸ केल्विन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। परमाणु बम जो होता है वह नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। वो विखंडित होता है जब उससे न्यूट्रॉन निकलता है। न्यूट्रॉन निकलने से क्या होता है, वहाँ पर आग लग जाती है। और हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पे काम करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। और सूर्य में जो टेम्परेचर होता है, सूर्य का जो ताप होता है या सूर्य का जो प्रकाश होता है, वहाँ भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम एडवर्ड टेलर ने किया था। कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में मैं बता चुका हूँ कौन स्थित होते हैं। ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ऐसी प्रकार से चारों तरफ चक्कर लगाता है। कहने का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कभी नाभिक में नहीं होता। कौन परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगा? प्रश्न आ गया, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है? द्रव्यमान ऊर्जा और संवेग का। जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? तात्कालिक प्रक्रिया। एक प्रश्न 359 एक बार समझिए। जब कोई कण और प्रतिकण, इसका इंग्लिश होता है पार्टिकल एंटी पार्टिकल। जब कोई चीज उपस्थित होगा उसका एंटी भी उपस्थित होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे संपर्क में आने में नष्ट ही होते हैं, एक दूसरे से नष्ट कर देते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्ली फ्यूज हो जाती है? सूर्य की ऊर्जा में हाइड्रोजन होता है। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। टेस्ला किसका इकाई है? टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसीबल। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसीबल से मापी जाती है। डेसीबल कौन सा भाग होता है? डेसीबल जो होता है ये ध्वनि का 10वां भाग होता है, मतलब MKS पद्धति का। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? स्थानांतरित घूर्णन गति का। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपतित फोटॉन ऊर्जा से कम होती है। कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है J = जड़ता गुण I × कोणीय वेग ओमेगा, I ओमेगा।
J बराबर I ओमेगा होता है। अति चालकता का अर्थ होता है वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध ना हो। प्रतिरोध के बारे में भी मैं एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि प्रतिरोध क्या होते हैं। प्रतिरोध जैसे ये वायर है, वायर में आने वाली धारा के मान का जो विरोध करेगा, धारा को रोकने का प्रयास करेगा, वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ओके। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तो उसका कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, 0.1 हिस्सा। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है बैरोमीटर। मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था, सिडनी रोजेंथल ने किया था। महिलाओं के पतली आवाज किसके कारण होती है, उच्च आवृत्ति। उच्च आवृत्ति के कारण महिलाओं की आवाज पतली होती है। या देखिए जिसका तारत्व पिच होता है, तारत्व पिच, जिसका तारत्व अधिक होगा उसकी आवाज क्या होगी, पतली होगी, मतलब सुरीली होगी। तारत्व को इंग्लिश में कहते हैं पिच। ये पिच जिसका बड़ा होता है वो क्या होता है, तारत्व अधिक होने के कारण सुरीली आवाज आती है। घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था, थियोफिलस वान केमल ने। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। कैल्शियम फ्लोराइड पर कुल आवेश कितना होता है। कैल्शियम फ्लोराइड जो होता है यह एक प्रकार का उदासीन पदार्थ होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है। मैं बता चुका हूँ कि जो धातुएं जितना ही महंगी होती हैं, कहने का मतलब जितना महंगी धातु होगी उतना ही सेंसिटिव होगी और उसमें करंट का फ्लो उतना ही तेज होता है। इसलिए जो है बिजली संचरण के लिए लोहे के तार के बजाय तांबे का कॉपर वाली जो तार होती है, तांबा उसी को कहते हैं, कॉपर वाली तार या चांदी की तार या अन्य तारें जो होती हैं वो बेहतर होती हैं। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल होता क्या है, घर्षण बल ऐसा बल जो किसी वस्तु के गति का विरोध करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। ऐसा बल जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलता है, परमाणु की संख्या में। ये देखिए जो है ये जैसे लिखा है n, ये लिखा है n a, यहाँ लिखा है नीचे 11, ऊपर लिखा है 23। ये हो गया हमारा भार और ये हो गया क्रमांक, ये हो गया क्रमांक। देखिए ये नीचे जो लिखा जाता है इसे परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसी को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। कोई पूछा है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बताना है 11। कोई पूछेगा इसमें प्रोटॉन कितने हैं, बताना है 11। कोई पूछेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बताना है 11। और कोई पूछेगा इसका परमाणु भार कितना है, बताना है 23। और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन यदि पूछ लिया तो न्यूट्रॉन को बताना है 23 में से 11 घटा करके 12। अब आप लोग शायद समझ गए हो, नीचे वाले को प्रोटॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ऊपर वाले को परमाणु भार कहा जाता है। और जो होता है क्या दोनों में अंतर होता है, वो न्यूट्रॉन होता है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि के तरंग पर। वायु में कार्बन के कण निकलने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन जो होता है वायु में कण के निकलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है, उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। इसलिए वो क्या करता है, टॉप पे पहुंचने के बाद उसका त्वरण वो नीचे की ओर गतिशील हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। जब विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है, पानी के बहने से। जल विद्युत बनने के लिए टरबाइन होती है जो पंखे को घुमाती है और इससे पानी से हमें क्या मिलता है, विद्युत उत्पन्न होता है।
1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसे आप लोग मिमी में नापेंगे तो 0.001 मिमी। ये ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे ऐसा ही बताया गया है यहाँ पे। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का मतलब जैसे थर्मस हो गया, थर्मस में न तो बाह्य एनर्जी का कोई प्रवाह होता है, न तो अंदर से एनर्जी बाहर जाती है, इसी को थर्मोस्टेट कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रकार की युक्ति है, डिवाइस इसे कर सकते हैं। ये सर्किट का रेजिस्टेंस अथवा प्रतिरोध नापती है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियाँ। परमाणु घड़ियाँ जो होती है वे माइक्रो सेकेंड को भी क्या करते हैं? मेजर कर लेती हैं। साइक्लोट्रॉन एक युक्ति है जो कणों को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। और साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो है किसी कण को क्या किया जाता है? एक्सीलरेट, त्वरित किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए उपकरण डिक्टाफोन होता है। ये क्या होता है? डिक्टाफोन होता है। वह उपकरण कौन सा है जिससे ये देखिए रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है डिक्टाफोन। वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापा जाता है? इसके लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, वो है सोनार। सोनार यंत्र है जो समुद्र की गहराई या जल की गहराई को मापता है। डूबी हुई जहाज का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। वायु के तापमान में ध्वनि परिवर्तन में से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति। विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल। विद्युत और चुंबकत्व के बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे कह सकते हैं पार्ट होता है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी की खोज किया था मैक्सवेल ने। कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती हो तो इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। जब कोई वस्तु एक समान चाल से कहीं भी चल रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो न तो उसका वेग बढ़ रहा है न तो वेग घट रहा है, तो कहने का त्वरण नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो समझिए जो है इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा है। और कौन सा एक सोपानी परिणाम है? स्थिर विद्युत विभव एक सोपानी विभव होता है। वेक्टर परिमाण है। वेक्टर में क्या क्या होता है? वेक्टर में होता है वेग, बल, आघूर्ण और वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन, ये सब दिया है विकल्प में। एक नहीं दिया होगा इसलिए ऐसा दिया है। इसमें और क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण के बाद क्या होता है? जितनी जो है तीव्रता होती है, तीव्रता जितनी होती है, तीव्रता के बाद जो होता है ये संवेग होता है। संवेग के बाद आवेग होता है। आवेग के बाद जो होता है क्या कहते हैं? आवेग के बाद और क्या होता है? ये सभी राशियाँ जो होती हैं ये सब जो हैं सदिश राशि होती हैं। मतलब ऐसी राशियाँ जिसमें जो है दिशा के साथ साथ परिमाण हो या परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशियाँ। अब एक समान गति वाले पिंड का वेग क्या होता है? एक समान होता है। 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है। वह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? ये तरंग जो होगी ये होगी
ये तरंग होगी श्रव्य तरंगों की। ये क्या होगी? श्रव्य तरंगों की। एक तरंग होगी भाई श्रव्य तरंगों वाली। ठीक। और क्या है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अभी इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर के। ठीक, ओके। और एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक हैं, ए और बी। वह एक गोलक को नीचे को गिराता है, उसी समय गोलक को बी को क्षैतिज में फेंकता है। दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर गिरेगा। क्यों? क्योंकि जो है गोलक जब फेंका जाता है, चाहे वो क्षैतिज में फेंके चाहे वो नीचे गिराइए, क्षैतिज में जाने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो क्या होता है, फेंकने पर जो है वो नीचे की तरफ तोड़कार करता हो, उतनी ही तेजी से जो नीचे वाला जा रहा है उतना ही तेजी से वो नीचे आएगा। और जो एक्स्ट्रा बल आप लगाएंगे वो जो है आपका क्षैतिज में जाने का प्रयास करेगा। और साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रेरित किया जाता है? साइक्लोट्रॉन जो हो वो परमाणु या किसी कण को भी क्या किया जाता है, पार्टिकल को भी क्या करता है, त्वरित करता है, एक्सीलरेट करता है। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों के लिए हम लोग क्या करते हैं, रडार का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं रडार। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एक्टिवोमीटर। गाड़ियों में पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोरेटर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। रेफ्रिजरेटर में समान तापमान बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट बता दिए। थर्मोस्टेट जो होता है, जैसे ये हो गया थर्मस। अब थर्मस में ये जो है परत जो लगाई जाती है, इसका मतलब ये है कि ये न तो बाहर आएगा इसमें से कोई एनर्जी, और न तो अंदर से जो है कोई बाहर आएगा, और न तो बाहर से कोई अंदर जाएगी कोई एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, तापमान का ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए थर्मस में रखा जाता है जो चीज़ें, वो क्या होती है, जिस सिचुएशन में आप रखते हैं कुछ समय तक, एक लंबे समय तक उसी प्रकार बनी रहती है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किया गया था एस चंद्रशेखर रमन। इन्हीं को कहा जाता है सी.वी. रमन। सी.वी. रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। और ये हैं, इन्हीं को जो है चंद्रशेखर सीमा जो होती है उसी को डिसाइड करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रोस्का ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है खोजकर्ता के रूप में जो है रोस्का को ही माना जाता है। इसमें रोस्का लिखा है तो आप लोग जानिए, रोस्का और रोस्का जो है दोनों एक ही व्यक्ति है। बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाई? वर्नर वान ब्रेन ने बनाई। बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। सर्वप्रथम परमाणु बम का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। गैस इंजन की खोज किसने किया? डैमलर ने किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइटर ब्रदर्स ने किया। डायनामाइट की खोज किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। ये सभी जितने खोज हैं छोटे मोटे खोज नहीं है, सब बहुत बड़े खोज हैं अपने समय की, और ये सब हर समय नहीं पूछे जाते, लेकिन जब भी परीक्षा में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो गलत करके ही आते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ये है जो इसके बारे में एक लाइन समझते हैं, इन्हीं व्यक्ति के नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये व्यक्ति हर समय केमिकल से खेलता रहा और डायनामाइट का आविष्कार भी किया। अब ये जान रहा था कि हम जो है जो कार्य कर रहे हैं
इसमें हर किसी भी समय विस्फोट हो सकता है और किसी भी समय हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस व्यक्ति ने जो किया था, जितना पैसा कमाया था कभी खर्च नहीं किया और उसे एक फंड को ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया और कहा कि जब मैं इस पृथ्वी पर नहीं रहूं तब इस जो है फंड का उपयोग करना और इसके ब्याज से जो है पृथ्वी पर मानवता के कल्याण के लिए जो खोज किए जाएं उन्हें जो है क्या करना, उन व्यक्तियों को क्या करना, वैज्ञानिकों को इससे प्रोत्साहन देना या पुरस्कार देना। ये है वही अल्फ्रेड नोबेल। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ का निवासी था? ये स्वीडन का निवासी था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। कौन सी मात्रक जड़त्व की माप है? द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होती है जड़त्व की माप होती है, क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। कैसे अधिक होगा? जड़त्व बराबर होता I बराबर होता है mr स्क्वायर। तो I बराबर mr स्क्वायर होता है, तो इसमें द्रव्यमान होता है ना, तो जितना द्रव्यमान अधिक होगा उतना तेज क्या होगा, इसका जड़ताघूर्ण बढ़ेगा। एक बात और समझ लीजिए, जड़ताघूर्ण होता क्या है? जड़त्व किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अपनी पुरानी स्थिति को क्या करता है, बनाए रखता है। जैसे हम कोई ये पिंड रख दिए और पिंड कोई वस्तु रख दिए, ये जितना वजन होगा तितना ये अपनी पुरानी स्थिति को बनाए रहेगा, यहाँ पकड़ा रहेगा और आप धक्का देंगे तो जाएगा नहीं। और ये जो अपनी स्थिति में पुरानी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, यही क्या है, जड़त्व है इसका। ठीक। एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर होना चाहिए? 56 फीट पे। अगर 56 फीट पर है तो प्रतिध्वनि सुनाई देगा, नहीं तो प्रतिध्वनि आएगी लेकिन समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग छोटे थे या अब भी किसी बड़ी गली में हम लोग जाते हैं, बड़ी गली में जहाँ पे 56 फीट की दूरी होती है कम से कम, अगर हम लोग चिल्लाते हैं किसी व्यक्ति का नाम लेकर के तो वो आवाज़ गूंज करके फिर हमें हमारे कान में आती है, वही होती है प्रतिध्वनि। कहीं पर कोई व्यक्ति बोले तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी आवाज़ ही टकरा करके आए, वो प्रतिध्वनि होती है, वो 56 फीट होती है। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता की वो अधिकतम सीमा जो व्यक्ति सुन नहीं सकता, यह है 95 डेसिबल। मिट्टी के घड़े में किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण। और सेल्सियस में माप का कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर होता है? 27 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मापने के लिए क्या किया जाता है? 273 जोड़ दिया जाता है। 273 प्लस 27 बराबर कितना? यहाँ 300 आ जाएगा। ठीक। तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बनाना है तो 273 जोड़ देंगे, आपका वो आ जाएगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के 300 केल्विन हो जाएगा। यदि किसी स्थान पर तापमान में वृद्धि होती है तो वहाँ की अपेक्षित आर्द्रता घटती है। किसी द्रव्य का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? घटता है। क्योंकि जैसे वाष्पीकरण जो वाष्प होता है उसी के कारण क्या होता है? तापमान बढ़ा होता है। जैसे कुकर है, उसके अंदर यदि जो वाष्प है, गैस है, वो बाहर नहीं निकलेगी, उसका तापमान अधिक होता है। अगर वो निकलेगा तो क्या होता है? उसका तापमान घट जाएगा। थर्मस फ्लास्क के आविष्कार हैं डीवार। थर्मस फ्लास्क में किसमें ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है? चालन, संवहन और विकिरण से। नदी, तालाब, कुआं तथा समुद्र के पानी में अधिक सुचालक होता है समुद्र का पानी। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? संवहन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा संचरण की देखिए 3 विधियां होती है। क्या होती है? पहला होती है विकिरण, विकिरण के बाद होती है संवहन, और संवहन के बाद क्या होती है? विकिरण के बाद होता है संवहन, और एक होता है क्या? विकिरण मान के चलिए, संवहन होता है, विकिरण होता है।
विकिरण और संवहन। विकिरण, संवहन और विकिरण क्या होता है? उसमें संचरण की कितनी विधि होती है? इसमें संचरण की विधि चालन, देखिए ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। पहला होता है चालन, संवहन और विकिरण। ये ऊष्मा चालन की 3 विधियां होती हैं। कोई पूछेगा कि ऊष्मा चालन की कितनी विधियां, तो आपको बताना है 3 विधियां। चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। विकिरण का चालन का मतलब होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसका एक कण ऊष्मा पाया मतलब गर्म हुआ, तो ये अपना टेम्परेचर दूसरे कण को ट्रांसफर किया। जैसे ये इसके पास, ये पहले के पास टेम्परेचर पहुंचा तो दूसरे इसमें सटा है, तो इसके अपेक्षा ये गर्म हो गया, इससे ऊर्जा लेकर के ये गर्म हो गया, ये चालन है। और संवहन का मतलब एक यहाँ से जैसे गर्म हुआ, जैसे ये गर्म हुआ तो यहाँ से यहाँ टेम्परेचर दिया जा रहा है, जैसे ऐसे ये टेम्परेचर है, ये दिया जा रहा है, तो ये टेम्परेचर पाया, जितने कण टेम्परेचर पाएंगे वो यहाँ से हट जाएंगे, उसके स्थान पे दूसरा कोई टेम्परेचर आएगा कण लेने के लिए या टेम्परेचर लेने के लिए। और विकिरण का मतलब कि ये हो गया चालन, ये हो गया विकिरण। विकिरण का मतलब कि जैसे ये जो है, पहले इन दोनों का एग्जाम्पल समझिए। चालन जो होता है वो जो होता है धातु में होता है। धातु को जैसे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ के पहला कण वो गर्म होता है तो उसके आगे वाला कण उससे गर्म होता है, तीसरा गर्म होता है। जैसे लोहे की एक कील है, उसका एक सिरा लगा देने से पूरा सिरा क्या होता है, गर्म हो जाता है। वो एक ही कण एक ही जगह वो ताप बढ़ाया जाएगा और सभी जगह पहुँच जाएगा। और संवहन जो होता है, संवहन में ऐसा नहीं होता है। संवहन में होता है कि एक कण जो है क्या करेगा, ऊर्जा लेगा तो वहाँ से हट जाए। जैसे दूध बॉयल कर रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं, तो जितना पदार्थ गर्म करते हैं, आप देखते हैं गर्म ऊर्जा लिया तो बॉयल होकर के ऊपर आता है, और उसके स्थान पे नीचे वाला, ऊपर वाला पार्ट का दूध जो होता है या पानी होता है, नीचे जाता है, वो गर्म होता है। इस प्रकार से संवहन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तरंग दैर्घ्य किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर। ये पलायन वेग का मतलब समझिए, पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब होता है ऐसा वेग जिस वेग से किसी वस्तु को यदि ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो पुनः लौट कर पृथ्वी पर न आए, ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करे, पार कर जाए, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग। जैसे कोई बॉल है या कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है, यदि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो क्या होता है, पृथ्वी का जो एरिया है
उसे पार कर जाता है, दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, वो लौट कर पृथ्वी पर नहीं आता है। जैसे सैटेलाइट या उपग्रह होता है जो, उसे हम लोग तेजी से जब प्रक्षेपित कर देते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जाकर किसी कक्षा में प्रतिस्थापित हो जाता है और घूमता रहता है, वो फोटो वगैरह पृथ्वी का अन्य चीज़ें जो है भेजता रहता है, उसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान। बाल किसका, बाल नहीं, ये बल होना चाहिए। बल जो है किसका जो है गुणनफल होता है, तो बल F बराबर होता है जो m इंटू ए हो गया, m मतलब द्रव्यमान और ए इंटू त्वरण, F माने बल। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग और वेग, संवेग जो होता है p बराबर होता है mv होता है, और इसका वेग जो होता है वो v होता है। अब संवेग में क्या कर रहा है, वेग से अनुपात करेंगे, वेग से भाग दे देंगे तो वेग कट जाएगा और क्या बचेगा, केवल बचेगा m। तो संवेग और वेग के अनुपात से हमें क्या प्राप्त होगा, केवल m माने द्रव्यमान। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, क्यूरी है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन होता है। वृत्तीय गति किस प्रकार की गति होती है? वृत्तीय गति जो होती है वो त्वरित गति होती है। किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर चलने पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर क्या करता है, कार्य करता है। यह क्या कहलाता है, ये अभिकेंद्री बल कार्य करता है। ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे ये वृत्त है, वृत्त के केंद्र, एक केंद्र में कार्य कर, इधर से कोई यदि घूम रहा है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ लटका है तो ये अभिकेंद्री बल होगा। यदि यहाँ से कोई घूम रहा है और इस पर ये लटका है इधर इसके ऊपर से, तो ये होगा अपकेंद्री बल। ये क्या है, उत्तोलक, घिरनी, आनत तल तथा स्क्रू जैसे किस मशीन के उदाहरण? ये सरल मशीनें हैं। सरल मशीनें क्या होती हैं, जो हमारे कार्य को क्या करती हैं, आसान बनाती हैं। उत्तोलक में जैसे कैंची हो गया, कैंची से हम कपड़े काटते हैं। भार उठाने वाली जो मशीनें होती हैं, जिसे देखिए जो है वो हो गई जेसीबी हो गया, ये सभी क्या हैं, उत्तोलक हैं। ये भार उठाने वाली मशीनें हैं जिससे हमें भार उठाना आसान होता है। जैसे ट्रैक्टर का प्रेशर हो गया, ये जो है पलटने वाली टाली, ये सब जो है उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। स्क्रू में जैसे जो है हम लोग क्या करते हैं, पेचकस जो होता है उससे आसानी से कोई भार खोल लेते हैं, नट को। हाथ से खुलेगा नहीं खुलेगा। आनत तल का मतलब ये होता है, ये जैसे ये है, इस प्रकार से अगर किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाना है तो आसानी से चढ़ जाएगा, या डायरेक्ट ये वस्तु चढ़ा ऐसे है, इतने दीवार पे चढ़ाना है तो डायरेक्ट इसे उठाकर यहाँ रखने पे ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन जब ऐसे किया जाएगा, इसी पर इससे चढ़ाता है, ऐसे किया जाए तो आसानी से चढ़ जाएगा, ये आनत होता है। घेरनी का मतलब जैसे जो है कोई क्या है वस्तु है, ये घेरनी का मतलब इस पर एक चक्का लगा देना, पुल्ली पट्टा चक्का, कुछ भी गोलाकार जिससे वो क्या हो आसानी से घूम सके, वो घेरनी का काम करेगा। वो सब क्या करते हैं, मशीन के कार्य को आसान बनाते हैं। किसी वस्तु का वह बिंदु जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है वो क्या होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। जैसे एक मान लीजिए कोई पिंड है, अब ये अंगुली पर लगाएंगे, जहाँ पर ये रुक जाएगा ऐसे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए होता नहीं कि ये क्या हो गया, कोई एक कॉपी हो गई मान लीजिए, कॉपी पर इसे अंगुली पर ऐसे रखा जाए यहाँ बीच में, फिर रुक जाएगी ना, चक्र की जैसा। तो जहाँ पर रखने से ये जो है रुक जाता है वो क्या होता है, सेंटर पॉइंट, इसी को क्या कहते हैं, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चिमटा मनुष्य का हाथ आदि किस श्रेणी का उत्तोलक है? ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ये क्या होता है, तृतीय श्रेणी का होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन सरलता आदि किस श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आता है? कैंची, पिलास,
शीशा, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब जो हैं देखिए क्या होते हैं, कैंची, पिलास, शीश, झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आएंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? विश्व की संपूर्ण ऊर्जा क्या है? परिमाण स्थिर है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये बताता है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वह न तो खर्च की जा सकती है और न ही वो क्या की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है। केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 4 लोग मिल करके किसी पदार्थ को या किसी बड़े लकड़ी के गुटके को उठाते हैं, तो जितनी ऊर्जा लकड़ी के गुटके को उठाने में लगी, वो लकड़ी लादने में जहाँ वो लादेंगे वो ऊर्जा वहाँ खत्म हो गई। तो ऊर्जा हमारा यहाँ पर से हम मनुष्य से तो ऊर्जा खत्म हुई, लेकिन जा करके वो जितना कार्य किया गया और लकड़ी में क्या हो गया, संचित हो गया। और कोई बोलेगा कितना कार्य करने के बाद लकड़ी में जो है लकड़ी इस पर चढ़ी है, मतलब किसी प्लेन पे, गाड़ी पर या ट्रैक्टर पे, तो आप बताएंगे कि 4 लोगों ने इतना टाइम तक, इतने समय तक कार्य किया, और जो कार्य होता है वही क्या होता है, एक प्रकार की संचित ऊर्जा होती है। एक किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 1 किलोवाट घंटा ये होता है 36 × 10⁻6 जूल, और 1 वाट घंटा होता है 3600 जूल के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। 1 वाट सेकंड कितने जूल के बराबर होता है? 1 जूल के। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ये आ गया। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 1 वाट घंटा कितने के बराबर हो? 3600 जूल के बराबर होता है। गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कितना होता है? सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे, और सबसे अधिक होता है जी का मान ध्रुवों पर। ठीक, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कितना होता है? सबसे अधिक होता है। ये जानिए, विषुवत रेखा पर क्या होगा? सबसे कम होगा, और जो है ध्रुव पर सबसे अधिक होगा। ठीक, ये जैसे ग्लोब हो गया, ये ग्लोब में होता नहीं, ये क्या है? हमारा विषुवत रेखा है। ये क्या है? इक्वेटर है। और ये क्या है? किनारे किनारे जो है ध्रुव है। यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होगा, और जो बीच में रहेगा वहाँ पर क्या होगा? कम होगा। चलिए, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कितना होता है? सबसे अधिक। पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति करने पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान घटता है। अब देखिए, गुरुत्वजनित जी का मान क्या होता है? घटता है। कैसे घटता, कैसे बढ़ता, इसके बारे में थोड़ा सा हमें पता लगाना है। जैसे क्या है, पृथ्वी ये हो गई, पृथ्वी के ऊपर जाएगा फिर भी क्या होगा? जी का मान घटेगा। जी का क्या मान होगा? घटेगा। नीचे आएगी कोई वस्तु, फिर भी जी का मान क्या होगा? घटेगा। कहने का मतलब, आप चाहे पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को ले जाइए फिर भी जी का मान घटेगा, नीचे ले आएंगे फिर भी जी का मान घटेगा। जैसे लिफ्ट हो गई, यदि लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाएगा, क्या करेगा? लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो जी लिफ्ट वस्तु का भार कुछ क्या होगा? लिफ्ट जैसे ऊपर की ओर जाएगा किसी वस्तु को लेकर के, तो वस्तु का भार कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक, और लिफ्ट जो है यदि जो है नीचे की ओर ले आएगा तो वस्तु का भार कुछ घटा हुआ प्रतीत होगा। यदि रास्ते में जो है लिफ्ट आधी दूरी तक ऊपर गया, फिर लिफ्ट की रस्सी टूट गई, ये जैसे हमें जाना है यहाँ से यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक लिफ्ट लेके गया और बीच में रस्सी क्या हो गई? ब्रेक हो गई, तब क्या होगा? उस अवस्था में हो जाएगा कि ये ऐसे टूट जाने पर क्या होगा? उस अवस्था में हो जाएगा, वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? भारहीनता।
और भारहीनता का मतलब होता है वस्तु का भार नगण्य हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? वस्तु ऊपर जाए या नीचे जाए उसमें जी का मान घटता है। लिफ्ट में वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो वह व्यक्ति या वस्तु का भार बढ़ा प्रतीत होता है। लिफ्ट में नीचे आता है व्यक्ति तो घटा हुआ भार प्रतीत होगा। और लिफ्ट की यदि रस्सी टूट जाएगी तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, उस पर बैठे व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा क्योंकि वो हवा में तैरने लगेगा। अब देखिए जब लिफ्ट नीचे की ओर, हाँ आगे बढ़ाते हैं, जब लिफ्ट 453 जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ। नीचे उतरते समय अचानक लिफ्ट की डोर टूट जाए तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। बताए वही भारहीनता हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है 10 की पावर जो है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है। एक बार भी होता है 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का नपना ही बार होता है। उड़ते हुए वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है जिसके कारण वायुमंडलीय दाब कम होने का कारण है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण इसीलिए एरोप्लेन में जाते समय जो है क्या किया जाता है, वो इंक नहीं, कोई भी पेन नहीं लिया जाता है। पेन लेने का मतलब यह है कि वहाँ पर पेन लेके जाना ठीक नहीं है। वहाँ पर हम लोग पेंसिल लेके जाते हैं। वायुमंडल में लिखने पढ़ने का कोई काम होता है तो आप पेंसिल की सहायता से होती है, या नीब वाली पेन पहले आती थी उससे हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन रिफिल वाली पेन वहाँ पर काम नहीं करता है। एक फ्यूज के तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। ये फ्यूज जो होता है, फ्यूज का मतलब समझिए जैसे फ्यूज तार जो लगाया जाता है उसका वो ऐसा तार होता है जिसका प्रतिरोध उच्च हो। उच्च प्रतिरोध लाइन आने से वो ज़्यादा से ज़्यादा रोके और अधिक अगर टेम्परेचर हो जाए तो तुरंत जो है वो तार गल जाए, और तार गल जाएगा तो फ्यूज टूट जाएगा और जिससे जो है डिवाइस हमारी बच जाएगी। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का रीजन क्या होता है? करंट के प्रवाह को कम करना। फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है इसमें करंट के प्रवाह को कम करना होता है। ये स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब कैसा होता है? समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में कैसा होता है? बराबर होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव में दाब P किसके बराबर होता है? बिंदु की गहराई h, द्रव के घनत्व D तथा गुरुत्व g के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात P बराबर रो जी h या एच डी, यही रो ये घनत्व के बराबर जो होता है P बराबर एच डी जी। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को लिखा जाता है कभी कभी रो डी जी, रो जी एच, डी नहीं रहेगा, रो जी तो इसी प्रकार से देखिए रो जी एच या P बराबर एच डी जी। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जैसे मोम और घी। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। द्रव गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ। द्रव का वह पुल जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है वह कहलाता है तो प्लावन बल या उत्क्षेप बल, बाइंड फोर्स कहते हैं। ठीक, उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल जिसके कारण जो है कोई वस्तु क्या होता है? तैरता है जल पे। उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। ठीक, पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम होता है। और पिंड बर्तन में भरे पानी के ऊपर बर्फ तैर रहा है, बर्फ के पूरी पिघल जाने पर पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि बर्फ का आयतन जितना था उतना ही पानी बचेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
लेकिन पानी यदि रहेगा वो बर्फ बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा। जिससे बोतल में पानी, अगर कांच के बोतल में पानी रखा जाता है, वो अगर बर्फ बन गया फ्रिज में तो वाटर क्या होता है, चिटक जाता है। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहते हैं, उस प्लावन केंद्र कहते हैं। वॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केस नली की तरह कार्य करते हैं। केस नली का मतलब अपनी बाल जो होते हैं, बाल जैसी नली, पतली नली होती है, वो क्या करती है, सोखती है जल को, स्याही को। वर्षा के बाद किसान अपने खेत की जुताई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जो है एक क्या होता है, एक खेत हो गया किसान का, किसान जब पानी बरसेगा तो यहाँ पर जल डूब जाएगा, और जल डूबेगा तो क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से जल धीरे धीरे वाष्पित होकर खत्म हो जाएगा। अब खेत में पानी नहीं बचा है। क्यों, क्योंकि जो है पानी खत्म हो गया तो क्या होगा, ऊपरी परत जो है वे सूखी पड़ेगी। तो कुछ टाइम के बाद जो है नीचे से जो जल रहता है, नीचे ये बाल जैसी नली होती है, इसे केस नली कहते हैं। इन सब नलियों से पानी ऊपर की तरफ आएगा और क्या होगा, पूरा पानी खत्म हो जाएगा नीचे का, तो ऊपर की परत क्या हो जाएगी, धीरे धीरे सूख जाएगी। जब किसान खेत की जुताई कर देता है तो ये नली यहाँ से टूट जाती है कुछ एक निश्चित नीचे तक, और नीचे पानी का स्तर बना रहता है। नीचे पानी जाने का ये मार्ग बंद हो जाता है नीचे से, तो ऊपर का हिस्सा तो सूखा होता है, लेकिन नीचे से क्या होता है, यहाँ नीचे अब भी पानी का मात्रा बचा हुआ है, जिससे खेत में नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। क्या होता है, मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाए और पानी ऊपर ना आ सके, जिससे नमी बनी रहे। साबुन और डिटर्जेंट से कपड़े की ज़्यादा सफाई हो जाती है। ये जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं और मैल में गहराई तक चले जाते हैं। गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव मतलब जब गर्म सूप रहेगा, सूप मतलब जूस होता है किसी चीज़ का, अगर उसे गर्म किया जाए तो क्या होता है, जीभ के सभी पार्ट तक पहुँचेगा, और जितना दूर तक पहुँचेगा उतना ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। किसी द्रव्य या गैस के दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। श्यान मतलब विस्कस फोर्स, और श्यानता क्या होती है, जैसे तन्यता, जैसे कोई पदार्थ है लसम पकड़ता है, तो जितना ज़्यादा उसका लसम होगा उतना ज़्यादा गाढ़ापन होगा, वो क्या होगा, वही क्या होता है, श्यानता होती है। केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है। किसमें श्यानता नहीं होती है, ठोस में कोई श्यानता नहीं है। गैसों में श्यानता द्रव की तुलना में बहुत कम होती है, और द्रव में श्यानता अधिक होती है। श्यानता मतलब गाढ़ापन द्रव में होगा, गैस में तो बहुत मामूली मात्रा में होता है। श्यानता का SI मात्रक होता है डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय पश्चात नियत वेग से गिरने लगती है। इसे क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं, क्योंकि सीमांत वेग माने इसके आगे उसका वेग नहीं बढ़ाया जा सकता है। द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कोण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था, उसे क्या कहेंगे, धारा रेखी प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह का मतलब ये, जैसे पाइप है, इसमें जल भरा है और जा रहा है, तो ये कण जहाँ जैसे जैसे ये पानी जा रहा है, पहला उसी का फॉलो करता है, तो इसी को कहते हैं, एक ही रेखा में धारा का प्रवाह जब होता है तो इसे कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। और यदि देखिए यहाँ पर कहीं पे लीकेज बनता है, यहाँ पे गोला गोला ये पानी रुक के जाता है, इसी को कहते हैं विक्षुब्ध रेखा में पानी जाएगा तो धारा रेखी प्रवाह होगा, और जब रुक कर पानी जाएगा तो उसे विक्षुब्ध प्रवाह कहेंगे। धारा रेखी प्रवाह के महत्तम मान को क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहा जाता है। किस प्रमेय से यह सिद्ध होता है कि कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बनता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांकी आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थिर ऊर्जा का योग नियत रहता है। ये बर्नौली साहब का प्रमेय है। यदि द्रव से संबंधित, जल से संबंधित कोई बात पूछे और ये किसका प्रमेय है तो बर्नौली साहब का नाम रख लेना, क्योंकि इन्होंने बताया कि किसी गतिशील द्रव के लिए
दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है? कांस्टेंट, नियत होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। स्ट्रेस, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में विकृत उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुपाती होती है। किसका नियम है? हुक का नियम है। हुक का नियम है। तो हुक क्या बताता है कि ये हुक का नियम है जो है ये बताता है, ये स्प्रिंग के लिए कार्य करता है। ऐसे समझ लीजिए, स्प्रिंग में कोई बल लगेगा तो क्या होगा? ये होगा हुक के नियम का पालन किया जाता है। वहाँ पे एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु पर जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे ये क्या है? आवर्त गति। ये जैसे कीड़ा है, इसी पर ये जा रहा है, फिर इसी पर आ रहा है। एक रस्सी है, इसी पर कोई कीड़ा बैठा है, कीड़ा चींटी उटी, और ये इसी पर आगे बढ़ रही, फिर यहाँ तक आने के बाद इसी पर जा रही है, आगे पीछे उसी पर गति कर रही, तो आवर्त गति है। क्या है? आवर्त गति है। और जैसे ये झूला हो गया, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, वो भी क्या है? आवर्त गति है। अपनी गति को बार बार दोहराना। जब एक ही रेखा पर गति को दोहराया जाएगा तो सरल आवर्त गति हो जाएगी। दोहराई जाएगी तो गति केवल, और एक ही रेखा पे एक ही पथ पे बार बार दोहराएगी तो सरल आवर्त गति। किसी पिंड के साम्य स्थित के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? दोलन या कंपन गति कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन पूरा करती है उसे क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को यन से प्रदर्शित किया जाता है। यन बराबर 1/t। टी माने समय। यदि कहीं पर आवृत्ति निकालना हो तो समय ज्ञात रहे कि कितने सेकंड में एक कंपन कर रहा है, तो एक में समय का भाग दे देंगे तो आपका आवृत्ति निकल जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता एवं उसका तुरंत तथा स्थित ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। ठीक क्या करता है? सरल आवर्त करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है। मध्यमान स्थिति का मतलब देखिए, ये जैसे कण है, यहाँ से ये यहाँ पहुँच गया, ये जैसे झूला झूल रहा है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और जब ये मध्यमान स्थिति है, यहाँ जब ये पहुँचता है तो उसका त्वरण जो होता है वो शून्य होता है। वो आगे की तरफ न जाएगा न तो पीछे की तरफ जाएगा। अब यहाँ रुकेगा कुछ समय के लिए और फिर आगे बढ़ेगा, और उसकी स्थिति तो ऊर्जा की वहाँ क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है मध्य की स्थिति में। आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर। लोलक के द्रव्यमान पर क्या होता है? T बराबर होता है 2π, और क्या होता है? यहाँ पर होता है L/g। ये देखिए, आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? लोलक के द्रव्यमान पर। यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है, यहाँ पर जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पूछना चाहिए था किस पर निर्भर। यहाँ देखिए नहीं होना चाहिए, किस पर निर्भर नहीं करता है। ये वस्तु जो है जितना वजन रहे उस पर हमसे आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या होता है, ये झूला झूलने वाली कोई लड़की है, झूला झूल रही है, उसी पर एक लड़की और आकर के बैठ जाती है, तो क्या होता है? उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई लड़की यदि क्या कर रही है, झूला झूल रही है, उस पर एक लड़की और आके बैठ जाती है, तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवर्त काल T बराबर होता है 2π/L/g। प्रभाव कब पड़ेगा? जब झूले की रस्सी की लंबाई बढ़ेगी या g का मान बढ़ेगा घटेगा तब। तो क्या होगा? g का मान तो पृथ्वी पर है तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, और हल्का फुल्का बढ़ सकता है ऊपर जाने पर नीचे आने पर, लेकिन g के मान अपवर्तन होता है। और लंबाई क्या होता है? जैसे लड़की है, ये यहाँ पर खड़ी बैठ करके झूला झूल रही है, जब और रस्सी यहाँ से लटका है,
जब ये लड़की यहाँ से यहाँ तक खड़ी हो गई तो झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घटेगा, क्योंकि रस्सी की लंबाई क्या हो गई, ये एल था, पहले 15 मीटर था मान लीजिए, तो आधा चला गया तो 7 मीटर बचेगा। तो ये प्रश्न समझने का प्रयास करिए कि क्या है, आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, लिखा है, ये गलत है। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है होना चाहिए, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि प्रश्न पूछेगा किस पर निर्भर करता है तो यह किया जाता है जी पर निर्भर करता है और यल पर निर्भर करता है। ठीक। और 2 प्रश्न और समझिए। जब क्या होता है, जब झूला झूलते हुए किसी लड़की के झूले पर एक नई लड़की बैठेगी तो उसके आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जब लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। ये याद रखना। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाने पे घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि जी का मान ऊपर नीचे जाने पे कम होता है। ठीक। यदि लोलक घड़ी के उपग्रह पर ले जाया जाए तो वहाँ भारहीनता के साथ गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा शून्य, या घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक। जैसे अनंत कब होगा, जब जी का मान, ये देखिए टी बराबर हो जाएगा 2 पाई यहाँ होता है बाहर, और यल बाई होता है जी, और जी का मान जब शून्य हो जाएगा तो किसी वस्तु, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे, यहाँ यन रहे और यहाँ 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, उत्तर अनंत आएगा। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर अनंत आएगा। ठीक। तो यही बता रहा है, भारहीनता के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी हो जाएगा शून्य तथा घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। भारहीनता में तो वैसे भी भार शून्य होता ही है, घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाने पर घड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो आवर्तकाल अनंत हो गया तो बहुत अनंत समय पर घूमेगी, वो घूमबे नहीं करेगी। अनंत समय का मतलब क्या, घूमेगी। सर्दियों में लोलक की लंबाई कम होने पर आवर्तकाल भी कम हो जाता है, लोलक घड़ी तेज चलने लगेगी। जब सर्दी में क्या होता है, लंबाई कम होती है तो घड़ी ऐसा लगता है कट कट बहुत जल्दी बोल रही है, और गर्मी में थोड़ा स्लो हो जाती है, क्योंकि उसका जो है पेंडुलम का जो लंबाई होता है बढ़ जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी पृथ्वी के वितरण जी का कितना परसेंट है, चंद्रमा पर 1/6। यहाँ पर जैसे 9 दशमलव क्या होता है, 9.8 है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर इसमें 6 का भाग देने पर प्राप्त होगा। वे तरंगे जो किसी पदार्थ के माध्यम, पदार्थ का माध्यम क्या हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, में संचरित होते हैं, क्या करते हैं, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे जो होती हैं, देखिए तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है यांत्रिक और दूसरा होता है अनुप्रस्थ। अगर एक तरंगे होगी मैकेनिकल वेग, एक होगा जो है अंतरतरंगे, ये जो होता है टेंजेंशियल होता है। तो ये क्या होता है, देखिए जो तरंगे जो है ठोस द्रव गैस में चलती है वो कहते हैं यांत्रिक तरंगे होती है। दिमाग में रखना कि क्या होता है, कमेंट में बताने की कोशिश करना कि किसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा पढ़ने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की, हर्षले ने किया। अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 7.8 × 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर होता है। ये PDF जो है एक बार फिर बता देते हैं, appedition.com से लिया गया है। appedition जो है इसकी वेबसाइट है और यहाँ पर बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो appedition से आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं। वैसे आप वीडियो में सब चीज़ें बता ही गई हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, रिस्पांसफुल लगे और काम का वीडियो लगे तो इसे शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम इसी प्रकार के ऑथेंटिक और शुद्ध जो है क्वेश्चन को ले आते हैं और कम से कम समय में आप लोग है पूरे जो है मन से संपूर्ण विषय का अध्ययन करें। अभी विज्ञान के साथ हम लोग आगे आएंगे, साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के बाद हम लोग GS का भी पार्ट पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का भी पार्ट पढ़ेंगे।
उसे हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे और ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो क्या है, आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, ग्रो करें चैनल, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे प्रयास करते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कितने तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती हैं? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक। संकेत भेजने, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड। ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वहीं से लिया गया है ये प्रश्न। टेलीग्राफ पोर्ट का आविष्कार किसने किया? सैमुअल मोर्स ने किया। टैंक का आविष्कार किसने किया? अर्नेस्ट स्वीटन ने किया। ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिया, खोज किया। सौरमंडल की खोज किसने किया? कोपरनिकस ने किया। ये सब प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन्हें आप लोग आसानी से पढ़िए और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार खुद से देखिए। पूरी PDF को हम क्या कर रहे हैं, एक बार आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग रोक करके क्या करेंगे, इसे जो है आवश्यकता पड़ने पर इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे जो है ये यहाँ से लिखिए, यहाँ से है, इसी प्रकार से इसे का स्क्रीनशॉट लेना है तो रोक करके आप लोग क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर भी हम क्या करेंगे, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से ले सकते हैं। इसका इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, स्क्रीनशॉट ले करके जूम करके आप लोग पढ़ लेना। जूम करके पढ़ना भाई, स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए। 507 क्वेश्चन तक है। हम वीडियो इसी पर समाप्त करते हैं आज का। और तीसरा पेज का ये है, आप लोग क्या करेंगे, आराम से जो है आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार और से देखने का प्रयास करिए। और एक बार जाते जाते फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों के पास शेयर भी करें, और ताकि आपको पता लग सके कि वीडियो समय पर आपके पास पहुंच सके।